Hello aspirant, this is the second part of taxation videos. So here we discuss the taxes in India. तो हमने इनकम टैक्स डिस्कस कर लिया, सरचार्ज को डिस्कस कर लिया, कॉर्पोरेट टैक्स को भी डिस्कस कर लिया और अब डिस्कस करेंगे स्टेट ड्यूटी पे। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1953 में हुई थी और ये लेवी की जाती है जो टोटल प्रॉपर्टीज होती है उन पर। कब? जब अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी वो डेथ हो जाते हैं उनके पास जो फिर वो प्रॉपर्टी पास की जाती है तो उन पे स्टेट ड्यूटी लगता है। पर ये जो स्टेट ड्यूटी है इसे एबॉलिश कर दिया गया था 1985 में। इसके बाद आता वेल्थ टैक्स। ओके, सो अब ये वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में और ये लेवी की जाती है अगर आपके पास नेट वेल्थ जितनी भी वेल्थ है उससे अगर एक्सेस हो जाता है तब जाकर के ये वेल्थ टैक्स को लिया जाता है। तो 30 लाख एट 1% पे ये इंडिविजुअल पे लिया जाता है या ज्वाइंट फैमिली है उनसे भी लिया जाता है वेल्थ टैक्स, कंपनी से भी लिया जाता है और ये माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वेल्थ टैक्स। बट ये जो वेल्थ टैक्स है 2015 में एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में अगर पूछ देती है और ये भी पूछ देती है आज का रेट इनका इतना परसेंट पे ये टैक्स कट रहा है तो नहीं, इसे एबॉलिश कर दिया गया। और फिर है गिफ्ट टैक्स। ओके, अब ये गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में और ये लेवी की जाती है सारे डोनेशन के ऊपर, ठीक ना। अगर कोई भी डोनेट कर रहा है उसके ऊपर ये गिफ्ट टैक्स लगेंगे ऑन ऑल डोनेशन एक्सेप्ट, बस ये किसे छोड़ करके किस पे ये एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शनल है, ये पॉइंट आपको याद रखना। वन गिवन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई अगर गिफ्ट अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जा रही है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज का जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो दे रही है या प्राइवेट कंपनीज दे रही है, उस पे छोड़ करके ये गिफ्ट टैक्स लगते हैं और इसे भी एबॉलिश कर दिया गया 1998 में। और अब ये है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये जो कैपिटल का जो गेन हो रहा है इस पे टैक्स लग रहा है। तो जो भी प्रॉफिट जो गेन अराइज हो रहा है किसी एसेट को सेल करने में, किसी कैपिटल एसेट को सेल करने में, जो भी इससे प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो कहलाता है कैपिटल गेन, समझे। और जो प्रॉफिट अगर किसी एसेट को किसी कैपिटल को जो सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे जो टैक्स लग रहा है ना वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। सो कैपिटल एसेट इंक्लूड, और कैपिटल एसेट यहाँ पर कौन कौन से होंगे? तो लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, हाउस होगी, ज्वेलरी होगी, पेटेंट होंगे, कॉपीराइट्स होगी। तो ये सब आते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल बिल्डिंग भी कैपिटल की तरह, अगर बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया जाए और या उसे बैंक में ट्रांसफॉर्म किया जाए तो वहां से भी कैपिटल गेन हो रहा है, आपको रेंट मिल रही है, हाउस से भी रेंट। ज्वेलरी अगर बात की जाए तो ये भी टाइम टू टाइम इसकी प्राइस बढ़ती है, तो वैसे ही बिल्डिंग्स और हाउस की रेंट टाइम टू टाइम ये इंक्रीज होती है, जगह पे डिपेंड करती है। तो अगर इनका बेच और पेटेंट राइट्स हो गई, कॉपी राइट्स, ये सब चीज क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी ये सब आ जाती है। तो ये क्या है ना कि इस पे क्या है, इसकी डिमांड अगर बढ़ती जाती है तो इस पे टैक्स भी उतना ही लगता है। सो कैपिटल गेन, अगर किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने में प्रॉफिट होता है उस पे ये टैक्स लगता है। ओके, अब ये टैक्स दो टाइप्स की होती है, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स में एक आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और सेकंड में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे? अगर किसी एसेट का 36 मंथ या 3 साल के अंदर अगर उस कैपिटल एसेट को अगर रखा जाता है या बेचा जाता है, उस पे उसकी जो इनकम होती है वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ओके, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो कहलाता है जिसे 3 साल से ज्यादा के लिए हम रखते हैं या उस पे अर्निंग होती है तब जाकर के उसे बेचते हैं, तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्योंकि अगर मान लो जमीन की प्राइस है तो वो लैंड है, तो वो लैंड अगर उसकी 3 साल के अंदर कोई रेट भाव नहीं बढ़ी, अब तीसरे साल के बाद अगर वहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज स्कूल्स वगैरह के लिए भी जमीन ओपन होने लगे, वहां पर काम होने लगेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर जो लैंड की जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कैपिटल एसेट कितना आ रहा है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए
सो और 2017-18 से ये जो क्राइटेरिया 36 मंथ, इन्हें रिड्यूस करके 24 मंथ कर दिया गया। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज बीइंग लैंड, बिल्डिंग, हाउस एंड प्रॉपर्टीज, तो ये देख लो 24 मंथ मतलब 2 साल। तो यहाँ पर 36 नहीं, 2017-18 में 2 साल के अंदर अगर कोई एसेट है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और 24 मंथ से ज्यादा हो तो उसे हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ओके, देखो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में को डिफरेंस कैसा है। अगर आपके पास जो घर है, आप उस घर को 2 साल रख करके उसके बाद अगर आप बेचोगे तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, और अगर 2 साल के अंदर ही उस घर को बेच दोगे बनाने के बाद तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। देखो, फॉर इंस्टेंस इफ यू सेल हाउस प्रॉपर्टीज आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ, एनी इनकम अराइजिंग will be treated as long-term capital gain provided that property is sold after 31st March 2017. But this change is not applicable to movable properties such as jewelry, debt-oriented mutual funds, etc. They will be classified as long-term capital asset if held for more than 36 months as earlier. तो देखो ये जो 24 मंथ्स का है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग वगैरह में लगाया गया, ये उस चीज पे एप्लीकेबल नहीं होता। 24 मंथ मतलब 2 साल के अगर अंदर आपने रखा है, बेचा है उसे, तो वो शॉर्ट टर्म आएगा। 2 साल के बाद बेचा आपने तो वो लॉन्ग टर्म आएगा। पर ये जो 2 साल की है, ये क्राइटेरिया 2 साल किसके लिए है, जो बट दिस चेंज इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज को मूव्स नहीं कर सकते, आप इधर से उधर नहीं कर सकते, उनके लिए 2 साल है। पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज्वेलरी, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये अभी भी 3 साल के दायरे पे आती है। अगर 3 साल के बाद इनको बेचते हैं, खरीदते हैं कोई, तो ये लॉन्ग टर्म पे आएगा। 3 साल के अंदर ऐसा इसका काम होता है, तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा। ओके, अब जो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगता है तो वो कितना 20% होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है ना, वो 20% लगेगा, और इस पे सरचार्ज भी इंक्लूड होंगे और एजुकेशन सेस भी इंक्लूड होगा। अब ये सेस क्या होता है? सेस, ये सेस भी आपको पढ़ना है। तो ये सेस हो गया, सेस लगाया जाता है, आपका स्पेसिफिक टैक्स होता है। गवर्नमेंट इसकी पर्पस को डिफाइन करती है कि हम सेस लगा रहे हैं तो किस पर्पस के लिए हम सेस को लगा रहे हैं। ओके, तो ये सेस और जो सरचार्ज है ये एडिशनल टैक्स है। ये इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ता है, पर अगर जो टैक्स है आपको अपने गेन पे टैक्स देना ही पड़ा। अगर आपका गेन, अगर आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं, हमने जैसे देखा सरचार्ज में ऊपर में कि अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है 15%, और 50 लाख से 1 करोड़ तक की आपको सरचार्ज 10% देना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट आपको सेस को भी भरने का कुछ क्राइटेरिया होगा। तो सेस आपको मैंने बता दिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स भी है या डायरेक्ट टैक्स भी है, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के द्वारा ली जाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा एक्यूमुलेट करना, मनी उसके लिए एक्यूमुलेट करना, तो वो क्या करेगी, सेस लेने लगेगी, तो और वो सेस डिफाइन रहेगा। सो अब टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लगेगा, और तब जबकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी टैक्स है, वो एप्लीकेबल ना हो। तो इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल, अगर एसटीटी अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो जाकर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेयर इज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज इनकम टैक्स स्लैब। तो देखो, अगर एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हम ये भी देखेंगे ये क्या होता है, ठीक ना। ये अगर हम एक काम करते हैं ना, एसटीटी को देख ही लेते क्या है। ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेयर, सॉरी, इसे रेगुलेट किया जाता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इनसे रेगुलेट किया जाता है। ये यहाँ पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, और ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और ये डिस्काउंट दिया जाता है। इस पे क्या होता है, डिस्काउंटेड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो भी कैपिटल गेन टैक्स होता है उस पे ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिस्काउंटेड होता है, एक तरफ से बोल सकते हैं, और इसे लेवी किया जाता है ऑल ट्रांजैक्शन डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में
ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इम्पोज किया जाता है। तो अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर डिफिनेशन की बात करें कि क्या क्या है ये, तो एक फ्रैक्शनल टैक्स है। फ्रैक्शनल टैक्स इम्पोज ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बाउट एंड सोल्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो अगर इंडिया की स्टॉक में अगर एक्सचेंज किया जाता है या खरीदा या बेचा जाता है इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। तो जैसे कि एग्जांपल की बात करें, परचेज, अगर इक्विटी की खरीद बिक्री होती, परचेज ऑफ इक्विटी या सेल ऑफ इक्विटी, फिर डेरिवेटिव होती है, फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एसटीटी नहीं लगता और लॉन्ग टर्म में एसटीटी एप्लीकेबल होता है। सो देखो, जैसे कि यहाँ पर टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां तक ठीक है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल और व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमें देखना ये दोनों कंडीशन में कब एसटीटी एप्लीकेबल है कब नहीं है। तो एक एसटीटी एप्लीकेबल तब रहती है जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर टैक्सेबल हो, अगर 15% और प्लस में सरचार्ज और एजुकेशन सेस अगर हो, तो 15% के रेट से अगर टैक्स काटा जा रहा हो उनका, तो जाकर के शॉर्ट टर्म में एसटीटी एप्लीकेबल होगी। पर अगर किसी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में अगर एप्लीकेबल ना हो, शॉर्ट टर्म में ये एप्लीकेबल ना हो, तब जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड करके फिर जो टैक्स पेयर है टैक्स करते हैं उस चीज को अकॉर्ड अपने इनकम के टैक्स स्लैब से अगर इनकम को पे कर रहे हैं, टैक्स को पे कर रहे हैं, तब वहां पर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर रेट जो टैक्सेबल रेट है वो 15% हो, तब वहां पर सरचार्ज भी लग जाते हैं, एजुकेशन सेस भी लग जाती है और फिर ये एसटीटी भी वहां पर एप्लीकेबल होती है। हमने देखा था इस चीज को, डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो स्लैब है इनकम टैक्स स्लैब। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर जो भी था ये टैक्स थे डायरेक्ट टैक्स, एक तरह से जो भी टैक्स इंडिया में है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाती है, कस्टम ड्यूटीज आ जाती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, फिर आपका वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी आपकी लेवी की जाती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर किसी गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उस पे हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। और जो import duty is not only a source of revenue from the government but also have been employed to regulate trade. So import duty जो लगाई जाती है, तो ये गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है कि इंपोर्ट पे अगर किसी चीज को इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, उस पे अगर टैक्स लगा दी तो एक ही, ये सिर्फ ओनली सोर्स नहीं है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का। तो और इससे ना गवर्नमेंट have been also employed to regulate trade। तो ये ट्रेड को भी रेगुलेट करती है इससे, समझे। कस्टम ड्यूटी किस पे लेवी की जाती है, एक्सपोर्ट, किसी चीज का अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। और यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी ये टैक्स है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी किसी चीज को अगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों को हम कस्टम ड्यूटी कह रहे हैं, ओके। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है इंडिया में वो लेवी की जाती है किस बेसिस पे, एड वैलोरम बेसिस पे ये की जाती है। अब इसका मतलब क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब ये जो टैक्स है ये टैक्स लगता है उस किसी भी गुड्स के वैल्यू पर, कि उसकी वैल्यू क्या है, उस गुड्स की वैल्यू क्या है उस पर टैक्स लगता है, ओके। और जो स्पेसिफिक टैक्स है वो क्वांटिटी, वॉल्यूम, वेट, इन सब चीजों पे वो टैक्स लगता है। तो अगर हम अपने ऊपर वाले पेज पे देखें तो यहाँ पर देखो एड वैलोरम, तो ये टैक्स किस पे चीज लगता है, ये वैल्यू को देख करके वहां पर टैक्स लगाया जाता है। और ये जो स्पेसिफिक टैक्स होता है वो फिक्स अमाउंट का टैक्स होता है और ये क्वांटिटी पे लगाया जाता है। और जो स्पेसिफिक टैक्स है वो लेवी किया जाता है किस बेसिस पे, जो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम का हमने आइटम है, हमारा आइटम का जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, उन पे ये लगता है। और स्पेसिफिक टैक्स का एग्जांपल अगर देखिए एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। और ये जो एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पे, सबको उतना ही पेट्रोल का रेट देना पड़ता है। रिच के लिए उतना ही है जितना पुअर के लिए। और
हाँ एग्जाम्पल देख लिया, और ये रिग्रेसिव नेचर का है, ये हमने भी देख लिया। पर एड वैलोरम की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर यूज हो रही है? यहाँ ये कस्टम ड्यूटी पे यूज हो रही है, और किस बेसिस पे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो ये क्या, इसका मतलब अगर इनका यूज किया जा रहा है, एड वैलोरम टैक्स का यूज किया जा रहा है कस्टम ड्यूटी पे, तो ये लेवी की जा रही है वैल्यू के ऊपर, ओके। और इसकी टैक्स की कुछ परसेंटेज होगी, कुछ टैक्स के परसेंटेज होंगे, जैसे कि जीएसटी में हमारा 5 टैक्स रेट है, 0%, 5%, 12, 18, 28%, तो ऐसा रहता है। तो एग्जांपल करें, तो एग्जांपल देखें एड वैलोरम टैक्स का, तो जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब जैसी जिसकी इनकम वैसा उनका टैक्स। तो बस यहाँ पर यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लेवी किया जाता है वो एड वैलोरम बेसिस पे किया जाता है, और ये प्रोग्रेसिव नेचर की टैक्स होती है। जो छोटे इंपोर्टर है उन पे कम टैक्स लगता है, जो बड़े इंपोर्टर है उन पे ज्यादा लगता है, समझे। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो इफ एन इंडियन प्लान टू बाय अ मर्सिडीज फ्रॉम अब्रॉड, ही मस्ट पे द कस्टम ड्यूटी लेवी ऑन इट। तो अगर इंडियन कोई प्लान करता है मर्सिडीज खरीदने का, तो वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा, और कस्टम ड्यूटी पे करेगा तो कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो कस्टम मर्सिडीज के लिए रिच पीपल जिनके पास इनकम ज्यादा है वो खरीद सकते हैं मर्सिडीज, और उनके पास अगर ये मर्सिडीज की ओरिजिनल प्राइस अगर 30 लाख है, पर इंडिया में कस्टम ड्यूटी मिला करके यहाँ पर 50 लाख हो जाता है, तो कोई रिच ही कर देगा ना। और हम पुअर रहेंगे तो हम तो खरीद पाएंगे नहीं, हम तो डोमेस्टिक बाइक खरीदेंगे ही। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी इज इंश्योर दैट ऑल गुड्स एंटरिंग द कंट्री आर टैक्स एंड पेड फॉर। अब कस्टम ड्यूटी का क्या पर्पस है? तो कस्टम ड्यूटी का यही पर्पस है, कोई भी अगर गुड्स की एंट्री अगर कंट्री में होती है, यहाँ से जाते हैं, तो वहां पर वो टैक्स है, वो टैक्स की गई है, टैक्स उस पर ली गई है। और कस्टम ड्यूटी की तरह इंश्योर करता है जो गुड्स रहता है फॉर अदर कंट्रीज आर टैक्स। OTRIO is meant to ensure that good crossing state border within India are taxed appropriately. Just as custom duty ensure that goods for other country are taxed. तो कस्टम ड्यूटी को इंश्योर करने के लिए हम जो गुड्स लगाते हैं, गुड्स जो अदर कंट्री की जो गुड्स होती है उस पर टैक्स लगे रहते हैं, टैक्स दिए रहते हैं, ठीक ना, यहाँ तक तो ठीक है। OCTROI is meant to ensure that गुड क्रॉसिंग स्टेट बॉर्डर विद इन इंडिया आर टैक्स एप्रोप्रिएटली। अब ये जो ऑक्ट्रॉय है ना, देखो ये कस्टम ड्यूटी क्या इंश्योर करती है? जो अदर कंट्री से गुड्स आए हैं उन पे टैक्स लगा है, ये कस्टम ड्यूटी ये बताती है। पर जो ऑक्ट्रॉय है ना, ये इंश्योर करती है जो गुड्स जो ईस्ट इंडिया के अंदर ही एक डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उन पे भी टैक्स लगता है। तो ऑक्ट्रॉय ये बताती है। और ये जो ऑक्ट्रॉय होती है वो लेवी की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड फंक्शन इन मच द सेम वे एज कस्टम ड्यूटी डज। और इनका भी फंक्शन ऐसा ही रहता है ऑक्ट्रॉय का, जैसा एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का रहता है। अब इसके बाद है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी ट्रू सेंस में ये कॉमोडिटी टैक्स है। तो कॉमोडिटी टैक्स बोले तो क्योंकि ये लेवी की जाती है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं इंडिया में उन पे ये लेवी की जाती है। बल्कि ये सेल बेचने पे नहीं ये टैक्स लिया जाता है, प्रोडक्शन में। अगर इंक का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, पहले इंक का प्रोडक्शन होता है, फिर उसे रिफिल में भरते, फिर उसे बेचते हैं, तो प्रोडक्शन जो इंक में प्रोडक्शन हो रहा है उन पे ये टैक्स लग रहा है, ओके, उनकी सेल पे नहीं। तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज की प्रोडक्शन में लगता है जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, बट ना कि सेल पे। तो ये सब लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी को देखो, यूपीएससी को हल्के में मत लेना। देखो 18 मिनट यहाँ पर हो गया। और सर्विस टैक्स, और को मैंने इसे कंप्लीट किया नहीं। एक्साइज ड्यूटी एक्सप्लिसिटली लेवी बाई। अब एक्साइज ड्यूटी पूरी की पूरी ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक्सेप्ट है एक्साइज ड्यूटी, जो अल्कोहलिक लिकर रहता है या नारकोटिक्स रहती है, इसे छोड़ करके, इसे स्टेट लेती है, अल्कोहल में भी स्टेट का भी रहता है, तो इसे छोड़ दिया जाए तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी की जाती है। किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी। और इट इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी बिकॉज इट अप्लीकेबल ओनली टू थिंग्स प्रोड्यूस इन इंडिया। और ये कस्टम ड्यूटी से काफी डिफरेंट है। कस्टम ड्यूटी कहाँ पर लगती है? कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगती है, पर ये प्रोडक्शन में लगती है। ओनली टू थिंग्स प्रोड्यूस इन, जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उस पर यह टैक्स लग रही है। और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सी वैट, सेन वैट, क्योंकि सेंट्रल के द्वारा ली जाती है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, कुछ वैल्यू इस पे ऐड हो रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट्स, और इस पे टैक्स लग रहा है।
तो जो सर्विस टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स इन अ नटसेल। सो ओके, ये दोनों देख ही लेते हैं। अब जो सर्विस टैक्स है वो लेवी की जाती है जो सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में उनसे, समझे। तो सर्विस टैक्स किस पे लेवी की जाती है, किसके ऊपर है, जो सर्विस प्रोवाइडेड है इंडिया में, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे ली जाती है सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी 1994-1995 में। क्यों इस टाइम में, क्यों, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म आ गए थे। और 3 सर्विस, टेलीफोन सर्विस, जनरल इंश्योरेंस और शेयर ब्रोकिंग, तो इन सब चीजों की सर्विस पे ये टैक्स लगा था 1995 में। सो सिंस द एवरी ईयर, हर साल सर्विस नेट हैज बीन वाइडन बाय इंक्लूडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। तो देखो ये जो सर्विस टैक्स है ना, इसकी ये काफी ब्रॉड होते जा रही है, वाइड होते जा रही है। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस में इंक्लूड हो रहे हैं, और हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसपे एक्सक्लूड कर सके बेसिस ऑफ नेगेटिव लिस्ट, और वेयर सम सर्विस, और कुछ सर्विस एक्सक्लूड होती है आउट ऑफ टैक्स नेट। तो कुछ सर्विस टैक्स से बाहर होती, अब क्यों बाहर होती, कैसे, कौन सी टैक्स सर्विस बाहर होती, यहाँ पर तो पता नहीं है। करंट रेट ऑफ सर्विस, देखो अभी का टाइम में जो इंडिया में सर्विस टैक्स लगता है वो 15% बिफोर बीइंग रिप्लेस बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो ये इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है और काफी वीक है एंड प्रोड्यूसेस कैस्काडिंग इफेक्ट, और ये वीक है टैक्स स्ट्रक्चर, जो ये वैल्यू एडेड टैक्स है ना, ये काफी वीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो वीक है। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब डबल टैक्सेशन कह सकते हैं कि बार बार एक ही प्रोडक्ट पे टैक्स लगना। तो स्ट्रक्चर वाज बाई लार्ज एंड अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये काफी अनसर्टेन सी, कॉम्प्लेक्स सी ये स्ट्रक्चर है इसकी, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है वो काफी डिफिकल्ट रहता है। तो एज अ रिजल्ट वेरियस कमिटी ऑन टैक्सेशन, काफी सारी जो कमिटीज है वो टैक्सेशन पे रिकमेंड करती कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है, द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी आर्ग्यू फॉर। तो जो ये जो कमिटी है ना, ये आर्ग्यू करती है वैट को लेकर के, बस चिढ़ता है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिंग स्ट्रक्चर काफी वीक है। इस वैट हैज अ सेल्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म व्हिच मेक्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। तो वैट जो है ये सेल्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, और ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम इजियर बनाती है। और वैट ये स्ट्रक्चर को रिमूव करता है डिस्टॉर्शन को। तो वैट सारे स्टेट और यूटी ने इंट्रोड्यूस किया है, एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार को छोड़ दे। और जो स्टेट वैट है वो इम्प्लीमेंट टिल 1 जुलाई 2017 हैड रिप्लेस बाय सेल टैक्स ऑफ, और इसे रिप्लेस, ये 2017 तक था, इसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया सेल टैक्स ऑफ स्टेट। और ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, ये टैक्स लेवी किया जाता है वेरियस गुड्स सोल्ड इन स्टेट। जो स्टेट पे जो गुड्स बेचे जाते हैं एक स्टेट के अंदर, वहां पर टैक्स किया जाता है। और जी इसकी जो अमाउंट होती है टैक्स की, इसे डिसाइड इन्हीं के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनडायरेक्ट टैक्स देखो, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी मतलब सेन वैट हमने देख लिया, सर्विस टैक्स देख लिया, वैट देख लिया। तो वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, और ये शिफ्ट टू फाइनल कंज्यूमर। तो जो टैक्स आखिर में देना पड़ता है वो फाइनल कंज्यूमर को देना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे के सारे फाइनल कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। पर देखो जो सर्विस टैक्स है वो रिग्रेसिव इन नेचर है, मतलब पुअर रिच सबको बराबर देना पड़ता है, और जो प्रोग्रेसिव है वो रिच पुअर के लिए डिफरेंट है। तो अब अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स को, हमने डिफाइन नहीं किया, अच्छा हम एक बार अच्छे से देखते हैं वैट क्या होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू एडेड टैक्स में जो बात हुई थी कैस्केडिंग इफेक्ट की, हम देखते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होती क्या है। तो ये कैस्केड टैक्स और कैस्केडिंग टैक्स रेफर टू a system that impose sale tax on product at each successive stage। मतलब कि जो भी ये जो टैक्स लगती है ये इम्पोज होती है सेल्स टैक्स में ऑन प्रोडक्ट। तो एक हर एक जो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, अगर कोई आयरन है, वो आयरन को जब माइनिंग किया गया वहां पर टैक्स लगा, फिर उसे फर्दर आगे फर्दर स्टेज में उसकी रॉ मटेरियल को डेवलप करने के लिए आगे फर्दर स्टेज में भेजा गया, तो वहां पर टैक्स लगा। फिर जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे ही टैक्स लगते जाते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्राइस जो गुड्स के जो प्राइस रहते हैं वो बढ़ जाती है। तो ये जो कैस्केडिंग टैक्स होता है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट, ये डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट स्टेज में उस पे टैक्स लगता है। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट पे 3-4 बार टैक्स लग जाता है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते फिर, और उसे भी पे करना पड़ता है वो सब टैक्स। तो चीजें काफी महंगी हो जाती है। तो यही होता है हमारा वैट में यही कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है।
तो वैल्यू एडेड टैक्स में ये प्रॉब्लम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर है, कैस्केडिंग। वैट जो है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है और काफी वीक है और प्रोड्यूस करता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या, हर एक स्टेज में टैक्स 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 लगते ऐड होते जाता है, टैक्स उस पर लगते जाता है। तो अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है इसका सॉल्यूशन क्या है, वैट। द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इज वैट टैक्सेशन which compute on the amount of tax on value added by each manufacturer instead of output value after giving। तो देखो 1986 में क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है आपकी मोड वैट को, मॉडिफाई वैल्यू एडेड टैक्स को, समझा। उसके बाद इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो जो भी एक्साइज ड्यूटी लगती है जो गुड्स मैन्युफैक्चर पे लगती है, इसके रेस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट 1986 में मोड वैट को इंट्रोड्यूस करती है। और मोड वैट जो है ना ये अलाउ करता है इनपुट टैक्स को, और इसे बाद में जाकर के इम्प्रूव करके कहा गया था सेंट्रल वैट, मतलब सेन वैट ये। ओके, तो हमने देख लिया कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या, हर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पे टैक्स को ऐड करना, और इस टैक्स को फर्दर ऐड करते करते एक चेन की तरह हर एक स्टेज में, जैसे कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, टर्सरी स्टेज, ये तीनों स्टेज पे अगर किसी वैल्यू प्रोडक्ट को जाते जाते टैक्स बार बार देना पड़ जाता है। तो इसी से ही प्रोड्यूस होता है हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, तो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो हम इसे यही पर खत्म करते हैं, पर आगे भी टैक्सेस से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।